दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बुलाना चाहूँगा प्यारे राजीव शुक्ला सर को, जो कि आपको यूपी टेट में संस्कृत विषय पढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट में संस्कृत विषय के लिए बहुत बेहतरीन सर हैं। शायद आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं इस बार वो जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर के मार्गदर्शन में ही आपको सफलता मिलने वाली है। तो आ जाइए सर, एक बार बच्चों के साथ आप भी इंटरेक्ट हो जाइए। आइए मित्रों, नमस्कार है। हाँ मित्रों, आ जाइए सब लोग। देखिए, आज हम लोग जो है यूपी टेट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे मित्रों। खास करके यूपी टेट में ये सिलेबस पे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके देखिए, यूपी टेट में जो प्रश्न होते हैं मित्रों, ये कहा जाता है कि व्याकरण का प्रश्न इसमें ज़्यादा पूछा जाता है और साहित्य के भी प्रश्न आते हैं। ये जैसे सूक्तिगत बातें हो गई, सूक्ति हो गए, और कहते हैं जैसे व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हो गई, ये सब जो है कम आते हैं। लेकिन खास करके व्याकरण के प्रश्न जो है यूपी टेट में ज़्यादा आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों कि जैसे यूपी टेट के साथ साथ ये सुपर टेट की बात की जाती है, तो सुपर टेट में क्या होता है मित्रों? सुपर टेट में कहने के लिए समझ रहे हैं 5 नंबर या 10 नंबर का होता है, लेकिन पढ़ना हमें आपको सब कुछ होता है। पूरा व्याकरण हमें आपको सुपर टेट में पढ़ना होता है। तो आइए हम लोग सिलेबस पे चर्चा करते हैं। खास करके ये टेट और सुपर टेट, तथा यदि आप जानना चाहते हैं सी टेट में, तो सी टेट में भी हमें आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके सी टेट में 15 नंबर के ये शिक्षण के प्रश्न आते हैं और 15 नंबर के गद्यांश और पद्यांश पे आते हैं। तो यूपी टेट का जो सिलेबस होता है मित्रों, ये कहते हैं यूपी टेट में सर्वप्रथम देखिए संस्कृत व्याकरण की बात होती है। संस्कृत व्याकरण मित्रों, देखिए संस्कृत व्याकरण के जो प्रश्न आते हैं, इसमें ये कहा जाता है मेरे प्यारे बंधुओं, संस्कृत व्याकरण में जैसे प्रश्न उठता है कि वर्ण विचार के प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न कहाँ से आता है? वर्ण विचार से प्रश्न आते हैं। मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, वर्ण विचार से कम 2, 3 अथवा 4 प्रश्न वर्ण विचार से आते ही आते हैं। जैसे अब वर्ण विचार में किस तरह के प्रश्न आएंगे? ये वर्ण विचार में कहते हैं, ये जो वर्णों की बात होती है, अर्थात ये जो माहेश्वर सूत्र होता है, माहेश्वर सूत्र से रिलेटिव, तथा माहेश्वर सूत्र में है किस प्रकार के वर्ण कब रखे जाते हैं, पहला वर्ण कब आता है, दूसरा वर्ण कब आता है, तीसरा वर्ण कब आता है, चौथा वर्ण कब आता है, अर्थात पूरा माहेश्वर सूत्र जो है, इससे जो परिभाषित किया गया बिंदु विशेष होता है, ये वर्ण विचार में आता है। अब वर्ण में मित्रों, क्योंकि देखिए वर्ण में केवल स्वर नहीं आते हैं, न तो केवल व्यंजन ही आते हैं, स्वर व्यंजन दोनों की बात की जाती है। अर्थात पूरा माहेश्वर सूत्र से रिलेटिव जितने भी प्रश्न होते हैं, ये सब जो है आपके वर्ण विचार में रखे जाते हैं। मित्रों वर्ण विचार में कहते हैं वर्णों की बात आती है तो वर्णों की क्रम श्रृंखला भी पूछी जाती है कि ये जो माहेश्वर सूत्र होते हैं, इसमें कहाँ से कहाँ तक स्वर होते हैं तथा कहाँ से कहाँ तक व्यंजन होते हैं, और कौन स्वर मूल स्वर होते हैं, कौन ऐसे स्वर हैं जो आपके मिश्रित स्वर या संधि स्वर कहे जाते हैं, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों को और क्या कहा जाता है। ये सारी जानकारियां हमें आपको कहां से प्राप्त होती है? ये वर्ण विचार में ये बताई गई होती है, अथवा पढ़ाया गया होता है। इसके बाद मित्रों दूसरा टॉपिक जो हम लोगों का आता है, ये कहते हैं वर्ण विचार के अनंतर ये कहते हैं संज्ञा विचार से प्रश्न पूछा जाता है। मित्रों देखिए, संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा विचार व्यक्ति व स्थान को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा विचार में जैसे कहते हैं राम का रूप हो गया, हरि का रूप हो गया, बालक का रूप हो गया, माता का रूप हो गया, पिता का रूप हो गया, गौ का रूप हो गया, अर्थात ये जो शब्द रूप कहे जाते हैं, ये सारी जानकारियाँ किस में रखी जाती है मित्रों? ये संज्ञा विचार में रखा जाता है। और संज्ञा विचार से प्रश्न आपके टेट में तो आता ही आता है, कोई माइकला रोक नहीं सकता है, समझ रहे हैं? इसलिए मित्रों यहाँ से भी प्रश्न हमसे आपसे पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये संधि प्रकरण, अब देखिए संधि प्रकरण के बारे में मित्रों ध्यान दीजिए। संधि विचार कहिए या संधि प्रकरण कहिए, संधि प्रकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि संधियां तो हमारे पास मुख्यतः जो है 3 होती हैं, वैसे संधियां तो देखिए 5 होती हैं मित्रों। ये कहा जाता है ये स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है, स्वाद संधि और प्रकृत भाव संधि होती है। लेकिन हमारे आपके टेट और यूपी टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर संधियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की ही बताई जाती हैं। तो हमें आपको परीक्षा में भी मात्र 3 ही प्रकार की संधि बतलानी है मित्रों।
क्यों? क्योंकि हमारे आपके जो एनसीईआरटी की बुक है मित्रों, किताब है, उसमें सिर्फ और 3 ही संधियों की बात की गई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमें आपको इन्हीं 3 संधियों को ही बतलाना है। अब प्रश्न ये उठता है कि संधि विचार में भी जैसे आपसे प्रश्न पूछता है कि स्वर संधि में कौन कौन से हैं और व्यंजन संधि में कौन कौन से हैं तथा विसर्ग संधि में कौन कौन से हैं, तो ऐसे प्रसंग तो देखिए बहुत है, लेकिन एकेडमी लेवल पे स्वर संधि के भेद 7 बताए जाते हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल पर ये स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये सब चर्चा नहीं की गई है मित्रों। और व्यंजन संधि के बारे में भी ये कहते हैं जो मूल सूत्र हैं वही दिए गए हैं तो बहुत कुछ, लेकिन आपके सामने जैसे ये कहते हैं इष्टुत्व हो गया, इष्टुत्व हो गया, और कहते हैं ये इष्टुत्व हो गया, जस्त हो गया, यही अनुनासिक हो गया, यही 5, 7, 8 सूत्र जो है आपकी परीक्षाओं में घूम घुमा करके पूछे जाते हैं, तो इसको हमें आपको जानना होता है। अब विसर्ग संधि में जैसे कहते हैं विसर्जनीय स हो गया, स रू हो गया, विसर्जनीय स हो गया, ये 3-4 सूत्र जो है, रोरी हो गया, अतो रूर प्लोता दप्लुते हो गया, ये सारे सूत्र जो है विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, जाने जाते हैं। खास करके जानते हैं यूपी टेट में जो प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा संधि में स्वर संधि से ही प्रश्न पूछा जाता है। व्यंजन संधि में स्तो हिस्टोनाष्ट्यु सूत्र से प्रश्न उठाया जाता है, स्तो हिस्टोनाष्ट्यु से प्रश्न उठाया जाता है, और कहते हैं झलाम जसवंते सूत्र से जो है ये प्रश्न पुटअप किया जाता है मित्रों। तो संधि विचार में ये 3-4 प्रसंग से प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाता है मित्रों। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है मित्रों, कहते हैं संधि विचार के बाद प्रश्न आता है, कहते हैं कारक प्रकरण से प्रश्न उठते हैं मित्रों। तो देखिए कारक प्रकरण में जो प्रश्न आते हैं, खास करके चौथा पॉइंट, ये कहते हैं कारक प्रकरण को और क्या कहते हैं, ये कारक प्रकरण को मित्रों विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है। विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है। देखिए विभक्तियां जो होती हैं मित्रों संस्कृत में 7 होती हैं और कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब प्रश्न उठता है कारक प्रकरण को विभक्त्यर्थ प्रकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि कारक से विभक्ति का बोध होता है और विभक्ति से कारक का बोध होता है मित्रों, इसीलिए कारक को विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहा जाता है, विभक्त्यर्थ को कारक प्रकरण भी कहा जाता है। जबकि विभक्तियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं, और कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। मित्रों ध्यान दीजिए, कारक 6 होते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि ये जो है 8 होते हैं, लेकिन 8 नहीं होते हैं। क्यों 8 नहीं होते हैं? क्योंकि संबंध और संबोधन को इसको कहते हैं कारक नहीं माना जाता है मित्रों, इसलिए संबंध और संबोधन को हटा दिया जाता है, तो कारकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनको क्यों कारक नहीं माना जाता है, संबंध और संबोधन को? तो देखिए संबंध और संबोधन को कारक न मानने के पीछे ये रीजन होता है मित्रों, क्योंकि क्रिया के साथ इसका सीधे जुड़ाव नहीं होता है, इसीलिए इन दोनों को संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि किनको हो जो है कारक नहीं माना जाता है, तो हमें आपको ये बतलाना होगा कि कारक का है जो है संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? तो इसके लिए हमें आपको ये बतलाना होगा मित्रों, क्योंकि क्रिया के साथ जिसका सीधा जुड़ाव होता है अथवा क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है, मेल मिलाप होता है, उसी को कारक कहते हैं। और ये जो संबंध और संबोधन होते हैं, इनका क्रिया के साथ सीधे जुड़ाव नहीं होता है। तो प्रश्न आता है अच्छा क्रिया के साथ सीधे जुड़ाव किसका होता है? तो देखिए क्रिया के साथ जो जुड़ाव होता है, कर्ता कारक का सीधे जुड़ाव होता है, कर्म कारक का सीधे जुड़ाव होता है, कर्ण कारक का सीधे जुड़ाव होता है, कहते हैं संप्रदान कारक का सीधे जुड़ाव होता है, अपादान कारक का सीधे जुड़ाव होता है, और कहते हैं अधिकरण कारक का सीधे जुड़ाव होता है, लेकिन संबंध और संबोधन का सीधे जुड़ाव नहीं होता है मित्रों, इसीलिए संबंध और संबोधन को कारक नहीं मानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है मेरे प्यारे बंधुओं, तो कारक की परिभाषा क्या होती है? देखिए कारक की अपनी जो परिभाषा होती है मित्रों, कहा जाता है करोत इति कारकम, क्रियानित्वम कारकत्वम, क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम। अर्थात क्रिया के साथ जिसका सीधा ये जुड़ाव होता हो अथवा सीधा संयोग होता हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और क्रिया के साथ संबंध और संबोधन का सीधे जुड़ाव नहीं होता है, इसीलिए जो है संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है मित्रों कि विभक्त्यर्थ प्रकरण क्यों कहते हैं? विभक्त्यर्थ प्रकरण कहने का मीनिंग ये होता है मित्रों कि ये कारक से जो है विभक्ति का भी बोध होता है। अब विभक्तियां संस्कृत जगत में कितनी होती हैं? तो विभक्तियां जो होती हैं मित्रों संस्कृत जगत में ये कही जाती हैं कि विभक्तियां 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं।
कहते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति है और है षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। अब ये जो आप संबोधन को देखते हैं, संबोधन को प्रथमा का ही रूप बताया जाता है, इसलिए संबोधन का अपना अलग से अस्तित्व नहीं होता है, संबोधन प्रथमा का ही रूप होता है। इसलिए मित्रों विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं। अभिव्यक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। इसके बाद प्रश्न ये उठता है, 5वें नंबर पे जो बिंदु आता है मित्रों, कहते हैं ये लिंग प्रकरण से भी प्रश्न है पूछा जा रहा है। ये जो लिंग प्रकरण होता है, ये लिंग प्रकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब लिंग कितने होते हैं संस्कृत जगत में? तो देखिए संस्कृत में लिंग की संख्या क्या होती है? 3 होती है मित्रों। ये पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं और नपुंसक लिंग होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, हिंदी जगत में लिंग की बात उठती है तो हिंदी जगत में केवल 2 ही लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वहाँ नपुंसक लिंग का कोई चर्चा नहीं किया गया होता है। लेकिन संस्कृत में क्या होते हैं मित्रों? यहाँ पर लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि लिंग प्रकरण से एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। इस जो भूतपूर्व टेट हुआ था उसमें लिंग का एक प्रश्न आया हुआ था। अब वो जो प्रश्न पूछा गया था वो अपने आप में शब्द जो था ये पुल्लिंग में भी था और स्त्रीलिंग में भी था, इसको यफ कर दिया है ये आयोग आपका, समझ रहे हैं? तो इसलिए लिंग प्रकरण से भी प्रश्न है पुटअप किए जा रहे हैं, हमें आपको जानना होता है। लिंग विचार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके लिंग विचार से प्रश्न जानते हैं किस तरह के पूछे जा सकते हैं मित्रों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिंग प्रकरण से जो प्रश्न उठाए जाते हैं, खास करके वाक्य दे करके आपसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा इसमें बताइए कौन सा लिंग है, इस पर्टिकुलर इस शब्द में कौन सा लिंग है। अथवा आपको कोई शब्द दिया जाएगा, कोई वर्ण दिया जाएगा और उसमें ये पूछा जाता है कि इस शब्द में, जैसे आया था जानू, जानू, जानू मीन क्या होता है? जानू मीन होता है जंघा। अब ये जानू शब्द में लिंग पूछा गया था, तो इसलिए मित्र हमें आपको जो है लिंग प्रकरण से भी, लिंग विचार से भी ये पर्टिकुलर शब्दों को जानना होगा कि इस शब्द में कौन सा लिंग है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपसे चर्चा करता हूँ, ये दारा शब्द है। कौन सा शब्द है? दारा शब्द है। देखिए ये दार शब्द है, दार शब्द जो है नित्य है, ये पुल्लिंग का शब्द है, जबकि दार शब्द से बोध होता है स्त्री का, महिला का बोध होता है, दारा माने पत्नी। लेकिन दार शब्द है ये नित्य बहुवचनांत इसका प्रयोग होता है और ये पुल्लिंग का शब्द है। इसी तरह कहते हैं वर्षा शब्द है। देखिए वर्षा है, सिकता शब्द है, सिकता में होता है बालू, सिकता शब्द है। और समा, समा मन क्या होता है? समय। तो देखिए ये जो तीनों शब्द देख रहे हैं, चाहे वर्षा शब्द हो, चाहे सिकता शब्द हो, चाहे समा शब्द हो मित्रों, ये शब्द क्या है? ये स्त्रीलिंग के शब्द हैं और इनका प्रयोग जो होता है ये नित्य बहुवचनांत प्रयोग होते हैं, ये कभी भी ये एक वचनांत प्रयोग नहीं होते हैं। तो ऐसे ऐसे शब्द आपसे पूछे जाते हैं, तो ये लिंग विचार में सारे प्रश्न हमसे आपसे ये पूछे ही जाएंगे। इसको हमें आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा। अब इसमें कहते हैं लिंग विचार के अनंतर, अब मित्रों इसमें है लिंगगत बातें, जैसे आपसे ये प्रश्न किया जाता है, इसी के है साथ साथ ये प्रत्यय की बात की जाती है। प्रत्यय में भी कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं, ये कहते हैं 6ठा पॉइंट, ये प्रत्यय से बात करते हैं। तो देखिए प्रत्यय से बात करते हैं तो प्रत्यय में भी, क्योंकि प्रत्यय जो है ये कहते हैं 5 प्रकार के बताए गए हैं, तो उसमें जो स्त्री प्रत्यय की बात करते हैं तो स्त्री प्रत्यय जो होता है, स्त्री प्रत्यय में ये स्त्रीगत, महिलागत है, ये शब्द बनाए जाते हैं। जैसे बालक शब्द है, इससे टाप लगा करके बालिका बना लेते हैं। गौरी है, ये माद्री है, मैं कहते हैं मैत्री है, ये प्रकृति है, ये युवती है, ये सारे शब्द क्या होते हैं? ये स्त्रीलिंग के प्रत्यय से जुड़ करके बने होते हैं। तो प्रश्न है ये उठता है कि प्रत्यय से भी प्रश्न है हमारे आपके टेट में है, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। अब प्रत्यय की बात जब हम आप करते हैं मित्रों, तो देखिए प्रत्यय में ये हम आपको समझना है, जानना है कि प्रत्यय आखिर कहाँ पर लगता है, कहाँ पर जुड़ता है, कैसे इसका प्रयोग होता है। तो देखिए प्रत्यय जो होता है मित्रों, ये कहते हैं इसमें है प्रत्ययगतौ धातु है, प्रत्ययगतौ, अयगतौ धातु से अच प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? ये अच प्रत्यय के योग से क्या बनता है? प्रत्यय शब्द बनता है। ये जो अच प्रत्यांश शब्द होते हैं मित्रों, जैसे प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है? अच प्रत्यय है। और अच प्रत्यांश शब्द क्या होते हैं मित्रों? ये पुल्लिंग होते हैं। जहाँ भी अच प्रत्यय का विधान होता है जिस शब्द में, ये क्या होता है? पुल्लिंग का शब्द बनता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है मेरे प्यारे बंधुओं
कि प्रत्यय का प्रयोग आखिर कहाँ पर होता है। तो देखिए प्रत्यय का जो प्रयोग होता है मित्रों, ये कहा जाता है प्रत्यय परश्च, प्रत्यय परश्च। प्रत्यय हमेशा सदैव क्या होते हैं, ये जो धातु होता है, ये धातु चिन्ह है, यहाँ पर क्या होते हैं, धातु के बाद में जो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रत्यय बाद में लगते हैं, ये जानकारी हमें आपको कहाँ से होती है। तो ये सूत्र है प्रत्यय परश्च। प्रत्यय सदैव क्या होते हैं, ये पर में जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं। किस नियम कायदे से, तो आप बताएंगे प्रत्यय परश्च से प्रत्यय सदैव जो होते हैं धातु के पर में जुड़ते हैं। तो तुरंत ये प्रश्न उठता है कि अच्छा ये बताएं सर, क्या प्रत्यय कभी धातु के पूर्व में भी जुड़ते हैं। हाँ मित्रों, दो ऐसे प्रत्यय हैं, खास करके बहुज प्रत्यय समझ रहे हैं। ये जो होता है बहुज प्रत्यय जो होता है, ये धातु के पूर्व में लगता है, तद्धित का प्रत्यय। लेकिन ये रेयर केस में एक दो ऐसे अपवाद दिखते हैं, लेकिन 99% प्रत्यय क्या होते हैं, ये बाद में जुड़ते हैं। बाद में जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं। तो पुनः ये प्रश्न उठता है कि धातु के पहले जो जुड़ता है, पूर्व में जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं। जो धातु के पूर्व में जुड़ता है उसे क्या कहते हैं मित्रों, उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए इन दोनों की चर्चाएं समझिए। ये जो धातु चिन्ह है, जो कर्णी का चिन्ह देख रहे हैं, ये धातु का चिन्ह है, धातु चिन्ह है मित्रों। यहाँ पर प्रश्न उठता है मेरे प्यारे बंधुओं कि प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय जो है ये 5 प्रकार के बताए जाते हैं। एक प्रत्यय होता है, कहते हैं ये शुभ प्रत्यय है, जिससे हमें आपको सुबंध की जानकारियाँ होती हैं, जो सुबंध 21 होते हैं। और कहते हैं एक प्रत्यय होता है तिंग प्रत्यय, जिससे हमें आपको क्रिया की जानकारियाँ होती, जैसे पठति, लिखति, खादति, चलति, ये सब क्या हैं, ये क्रियागत तिंगत प्रत्यय हैं। अब बालक हो गया, श्याम हो गया, रमेश हो गया, गणेश हो गया, मोहन हो गया, सुरेश हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब जो है सुप अर्थात संज्ञा की जानकारियाँ देते हैं। तो ये सुप वाले प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय दो तरह के, एक सुप प्रत्यय और दूसरा तिंग प्रत्यय। इसके बाद कहते हैं और कौन से प्रत्यय होते हैं मित्रों, तो प्रत्यय और होते हैं। एक प्रत्यय होता है, कहते हैं तद्धित प्रत्यय होता है, और एक होता है स्त्री प्रत्यय होता है। और कहते हैं दो ये हो गए, दो ये हो गए, और दो होते हैं मित्रों, एक कृत प्रत्यय होता है और एक कृत्य प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय जो होते हैं मित्रों, ये क्रिया से जोड़े जाते हैं। ये ऐसे देखा जाए तो प्रत्यय के कई विभाजन हो गए। कौन कौन, एक हो गया जो है कृत प्रत्यय और दूसरा हो गया कृत्य प्रत्यय। अब प्रश्न ये उठता है कृत के अलावा भी और क्या होते हैं। तो मित्रों देखिए, एक स्त्री प्रत्यय होता है और एक तद्धित प्रत्यय होता है। और कहते हैं जो दो अभी अभी आप पढ़ें कि एक सुप प्रत्यय होता है, एक तिंग प्रत्यय होता है। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो 2, 2, 4, 2, 6 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 5 ही माना जाता है, क्योंकि सुप तिंग को एक में ही अध्ययन किया जाता है। तो प्रत्यय की जो वैरायटियाँ होती हैं, ये जो कृत प्रत्यय होते हैं, ये किससे लगते हैं मित्रों, ये डायरेक्टली ही क्रिया से जुड़ते हैं। समझ रहे हैं, कृत प्रत्यय का प्रयोग जो होता है क्रियाओं से होता है मित्रों। और जो कृत प्रत्यय होते हैं, इनकी संख्या 7 होती है। ये तबियत है, तव्य है, अनियर है, केलिमर है, अणत, अणत और क्यप, ये 7 प्रत्यय ऐसे होते हैं जिसे कृत प्रत्यय कहा जाता है। और ये जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, ये कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़ने वाले को क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं मित्रों, स्त्री प्रत्यय यही होते हैं, जैसे बालक से टाप लगाते हैं बालिका। और स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कृत प्रत्यय 7 होते हैं और स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, 8 होते हैं। टाप हो गया, चाप हो गया, डाप हो गया, गीफ हो गया, गीस हो गया, गीन हो गया, ऊंग हो गया और ती हो गया। अब ये सब बातें जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, जब इसको प्रकरण वाइज एक एक करके पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको विस्तृत तरीके से एक एक करके सबको लिखाते, पढ़ाते, बताते चलेंगे। क्योंकि यहाँ पर पहली क्लास में आपको केवल कहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं मित्रों। क्योंकि जानते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है मित्रों कि हमसे आपसे हाँ ये पूरा सिलेबसगत बात भी करनी चाहिए, बतानी चाहिए, कहाँ से कैसे कैसे परीक्षा में प्रश्न आता है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं वो अपने आप में वो सिलेबस को जान ही नहीं पाते कि कहाँ से हम तैयारी करें और कहाँ से प्रश्न हमारे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सिलेबस बताने का उद्देश्य यही होता है कि सिलेबस को आप जानते रहेंगे तो अपनी तैयारी जो है पूरे सिलेबस के अनंतर ही आप अपनी तैयारी करेंगे। नहीं तो इतना बड़ा वांग्मय है, संस्कृत का वांग्मय है, थोड़ा नहीं बहुत है, समझ रहे हैं। पहले लगभग 4000 सूत्र हैं, तो 4000 सूत्र तो हमसे आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अपने सिलेबस में जो जो सूत्र हैं उसको बढ़िया से तैयार किया जाए। इसीलिए मित्रों सिलेबस को जो है ये डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है कि सिलेबस में हम लोग बंध करके सिलेबस के तहत ही तैयारी करें। और सिलेबस के तहत ये तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत सुपर हिट होती है।
ठीक भैया। आइए मेरे प्यारे बंधुओं, इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि प्रत्यय के बाद है चर्चा होती है उपसर्ग की। अब ये प्रश्न उठेगा, अच्छा ये बताइए उपसर्ग जो होते हैं मित्रों ये कहाँ लगते हैं। देखिए उपसर्ग जो होता है मित्रों ये कहा जाता है धातु के पूर्व में लगते हैं, अर्थात धातु के पहले लगते हैं उपसर्ग। अब प्रश्न ये उठता है उपसर्ग ये किसके भेदों में पढ़ा जाता है। तो देखिए ये अव्यय के भेदों में पढ़ा जाता है। किसके भेदों में? अव्यय। न व्ययिति अव्यय है, जिसका व्यय न हो उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे मित्रों देखिए हम ही आप हैं, यदि हम आप अपना पर्स निकालते हैं तो उस पर्स में जो 5 वाली नोट, काली वाली कह लीजिए या हरी वाली कह लीजिए, अथवा 10 का नोट जो हम लोग बहुत सुरक्षित रखे होते हैं, उसको किसी भी कंडीशन पर एन केन प्रकार जब उसको हम लोग खर्च नहीं करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? वो अव्यय कहलाता है। अब प्रश्न उठता है ये जो अव्यय होता है, नहीं व्यय होता है, तभी इसको क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जो खर्च न हो उसे क्या कहा जाता है? अव्यय कहते हैं। न व्ययिति अव्यय। और अव्यय जो होते हैं मित्रों, अव्यय की अपनी परिभाषा है, कहते हैं सदिशम त्रिशलिंगेषु सर्वासु विभक्तिषु वचनेश्च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम। जो तीनों लिंगों में, जो सभी विभक्तियों में, जो तीनों वचनों में समान होता है, अर्थात जिसका व्यय नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और अव्यय जो होते हैं मित्रों ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला तो यही आपका उपसर्ग होता है, और दूसरा कौन सा होता है मित्रों? ये क्रिया विशेषण होते हैं, क्रिया विशेषण होता है। और तीसरा जो होता है ये समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है। और जो चौथा होता है मित्रों ये मनोविकार सूचक होता है। आपसे परीक्षा में ये शायद पूछा गया था कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो अव्यय जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग होता है, क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है और मनोविकार सूचक होता है। मित्रों ये प्रश्न आपसे पूछा गया तो पूछा जाएगा कि अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। हमें आपको बतलाना होगा कि अव्यय जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग होता है, क्रिया विशेषण होता है, समुच्चय बोधक होता है और मनोविकार सूचक होता है। मित्रों प्रश्न ये उठता है कि ये जो उपसर्ग होते हैं अव्यय के भेदों में पढ़े जाते हैं। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं तथा उपसर्ग को और क्या कहा जाता है। देखिए उपसर्ग संस्कृत जगत में कितने होते हैं? ये 22 होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 22 होते हैं। आपसे पूछा जाएगा उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, तो उपसर्गों की संख्या 22 होती है मित्रों। अब प्रश्न ये उठता है ये जो उपसर्ग होते हैं उपसर्ग की कितनी गतियां होती हैं तथा उपसर्ग के कितने कार्य होते हैं। तो उपसर्ग की 3 गतियां होती हैं। ये कहा जाता है कि उपसर्ग जहाँ भी लगते हैं या तो वे धातु के अर्थ में चमत्कार भर देते हैं, या तो वे धातु के अर्थ को जो है परिवर्तित कर देते हैं, या तो वे धातु के अर्थ को यथावत रहने देते हैं, अर्थात जैसे का तैसा रहने देते हैं। देखिए जैसे कहते हैं यत्न, यत्न में क्या होता है मित्रों? चेष्टा अथवा प्रयास होता है। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। अब इसमें है यत्न का मीनिंग चेष्टा प्रयास होता है, लेकिन इसी में एक उपसर्ग लगा देते हैं प्रउपसर्ग, तो क्या बन जाता है? प्रयत्न बन जाता है। अब प्रयत्न का मीनिंग क्या होता है मित्रों? प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। विशेष तरीके से किया गया प्रयास व चेष्टा क्या कहलाता है? प्रयत्न कहलाता है मित्रों। तो देखिए ये धातु के अर्थ में क्या कर दिया? चमत्कार भर दिया। और दूसरा जो होता है वो धातु के अर्थ को परिवर्तित कर देता है। जैसे कहते हैं गच्छति, गच्छति में क्या होता है? जाता है। अब इसी में यदि एक उपसर्ग आंग उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? आगच्छति। अब देखिए आगच्छति का मीनिंग क्या हो जाता है? आता है। तो जाने का अर्थ किसमें परिवर्तित हो जाता है मित्रों? आने में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए है ये अर्थ को परिवर्तित कर दिया। और तीसरा कार्य जो होता है मित्रों ये कहते हैं या तो यथावत रहने देता है, अर्थात जैसे का तैसे रहने देता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। इसलिए मित्रों उपसर्ग के 3 कार्य बताए जाते हैं। अब उपसर्ग का एक दूसरा नाम क्या है? प्रादेय भी कहते हैं। इसको भी आप जानते रहिएगा। ये प्रादेय क्यों कहते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं अयादि, अय आदि कहते हैं। ये जो अय, अव, आय और आय जो संधि में पढ़ते नहीं है, अया संधि लोग कहते हैं अय आदि, अर्थात एक कह के और आदि कह देते हैं सब,
ये अय अव आय और आव। उसी तरह प्र आदय प्रादेय, प्र कह के और सबको आदि कह लेते हैं, तो इसलिए प्रादेय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहला उपसर्ग कौन सा है? प्र है। प्र परा अप सम अनु ऐसे कितने उपसर्ग हैं? 22 है। तो इसलिए प्रादेय इसीलिए कहा जाता है कि प्र कह के आदेय कह लिया जाता है, और प्रादेय की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रादेयों की संख्या 22 होती है, तो ये अपने आप में क्या करते हैं? ये उपसर्ग के अंतर्गत जाने जाते हैं, और जहाँ भी जुड़ेंगे मित्रों ये क्या करते हैं? चमत्कार भर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं और यथावत रहने देते हैं। इसको हमें आपको जानना है। इसके बाद बात आती है क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण कैसे हम लोग पहचानते हैं? देखिए, क्रिया विशेषण पहचानने के लिए ये मीनिंग है मित्रों, जब हम आपके सामने हैं कोई भी शब्द विशेष देते हैं, उसमें जो क्रियाओं के साथ जैसे कहते हैं ये मंदम मंदम, नूनम नूनम, स्नेह स्नेह, अर्थात क्रियाओं के साथ जो हो ये अव्यय पढ़े जाते हैं, जोड़े जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। और समुच्चय बोधक में क्या होते हैं मित्रों? जैसे किल हो गया, तरही होगा, ये तरही हो गया, कहते हैं किंतु हो गया, परंतु हो गया, ये क्या करते हैं? अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। च हो गया, ये क्या करते हैं? दो सेंटेंस अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। इसके बाद कहते हैं चौथा है मित्रों मनोविकार सूचक अव्यय। मनोविकार सूचक अव्यय ये होता है मित्रों, कहते हैं जैसे ये जो मुंह से आहें निकलती हैं, अर्थात चाहे दुख हो, चाहे खेद हो, चाहे हर्ष हो, चाहे प्रसन्नता हो, अर्थात जैसे यदि हम आप देखते हैं लकड़ी आदि चीरते हैं, फाड़ते हैं, तो ये धूं धां की आवाज़ मुंह से निकलती है। ये जो मुंह से आहें निकलती हैं वो क्या कहलाती है? मनोविकार सूचक। जैसे कोई व्यक्ति कराह रहा हो अपने बिस्तर पर, उसके मुंह से जो आहें निकल रही हैं वो कौन सा अव्यय निकल रहा है? मनोविकार सूचक। अथवा कहते हैं मान लीजिए किसी व्यक्ति विशेष के घर अथवा किसी व्यक्ति के यहाँ समझ रहे हैं अगल बगल में यदि किसी का मृतक हो गया हो और वहाँ पर जो है लोग रोग आ रहे हों, तो वहाँ पर जितने लोग रोग आ रहे होते हैं उनके मुंह से जो आहें निकलती हैं वो क्या कहलाती है मित्रों? ये मनोविकार सूचक अव्यय कहलाती है। जी मित्रों, तो ये अव्यय का खाका था, और यहाँ से भी प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं अथवा पूछे गए हैं पुराने पेपर में। इसके बाद प्रश्न आता है मित्रों, हम कहते हैं लिंग के बाद जो है लकार की बात आती है। लकार से भी प्रश्न हमसे आपसे ये पूछा जाता है कि लकार जो होते हैं संस्कृत जगत में लकारों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए लकारों की संख्या जो होती है मित्रों 7वां बिंदु लकार का आता है। लकार देखिए, लकार जो होते हैं ये संस्कृत जगत में है, लकारों की संख्या जो होती है ये 10 होती है। कितनी होती है? 10 लकार होती है मित्रों। अब प्रश्न ये उठता है, क्या 10 लकारों से प्रश्न उठता है? नहीं, केवल 5 लकार जो होते हैं ये हमारे आपके टेट में इन्हीं 5 लकारों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे लट हो गया, लोट हो गया, विधिलिंग हो गया, लिट हो गया और कहते हैं लंग हो गया। इन्हीं 5 लकारों से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बाकी तो लकारों की संख्या कितनी होती है? 10। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों, क्या ये 10 लकार हमें आपको दिखते हैं? दिखते हैं। जब हम आप साहित्य के ग्रंथ पढ़ते हैं तो साहित्य के ग्रंथों में हमसे आपसे जो है ये 10 लकारों का जो है ये है दिग्दर्शन होता है, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन व्याकरणगत बातें अगर है टेट में है, सुपर टेट में करते हैं, तो टेट और सुपर टेट में ये कहते हैं केवल 5 लकारों से ही प्रश्न उठता है। अब कहते हैं यहाँ से एक प्रश्न बहुत सुपर हिट है, एक लकार और होता है जो कहाँ पर पाया जाता है? वेदों में पाया जाता है। वो लकार है कौन सा? लेट लकार। कौन सा लकार है? लेट लकार। ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि ये लेट लकार कहाँ पर दिखता है। तो लेट लकार का प्रयोग मित्रों ये है, कहते हैं वैदिक संस्कृत में दिखता है। ये आपके टेट में पूछा जा चुका है प्रश्न कि लेट लकार का प्रयोग कहाँ पर दिखता है। तो हम आप क्या बताएंगे? लेट लकार का प्रयोग जो होता है ये वैदिक संस्कृत में दिखता है, और बाकी ये 10 लकार हमें आपको साहित्य के ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, और ये 5 लकार हमें आपको प्रायोगिक रूप में दिखते हैं। ये खास करके जब व्याकरण के है सूत्रगत बात करते हैं अथवा वाक्य को बनाते हैं, वाक्यांश को दिखाते हैं, तो वहाँ पर 5 लकारों से ही प्रश्न उठता है। जैसे अनुवाद आदि सीखते हैं तो अनुवाद आदि में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लकारों पर ही अभ्यास कराया जाता है। अब 5 लकारों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए यदि ये 5 लकार हम आप समझ जाते हैं तो 5 लकारों से ही क्या होता है? ये कहते हैं 10 लकार है अपने आप पकड़ में आने लगते हैं। इसीलिए 5 लकारों पर हमें आपको अभ्यस्त होना है, 5 लकारों को ही सीखना है। अब इन 5 लकारों में भी जैसे कुछ ऐसे रूप हैं, खास करके देखिए कहते हैं जैसे ब्रू धातु का रूप है।
किस धातु का रूप? ये ब्रू धातु कहते हैं, बोलने वाली जो धातु है ब्रू धातु हो गई, और दूसरी है ये हन धातु हो गई। ये देखिए ब्रू हन, और कहते हैं ये दा धातु हो गई। ये सब धातुएं ऐसी हैं मित्रों जिसके रूप क्या होते हैं, ये अपने आप में थोड़ा सा हट के चलते हैं। ये पांचों लकारों में समझ रहे हैं, जो ट्रेडिशनल टाइप के होते हैं, परंपरागत तरीके के जो शब्द रूप होते हैं, उनसे इन सब क्या होते हैं, हट के होते हैं। जैसे ब्रवीत ब्रुतः ब्रुवंती, ब्रवीस ब्रुतः ब्रुत, ब्रवीम ब्रुमः ब्रुमः, और आह आहतु आहु, आह आहतु। तो देखिए ये जो आह आहतु आहु, आह आहतु कह रहे हैं, तो ये सब बातें क्या है, ये हट करके है, ये ट्रेडिशनल नहीं है, ये परंपरागत से क्या है, थोड़ा सा हट करके रूप हैं। इसलिए मित्रों ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है। और हन धातु का ये सभी लकारों में, जैसे आप लट में ही देखिए हंति हतः घ्नंति होता है, इसका जो रूप हम लोग देखते हैं क्या बनता है लट आकार में, ये बनता है हंति हतः हतः और घ्नंति। देखिए घ्नंति, ये प्रश्न बनता है। अब यहाँ पर जो हम लोग ध्यान देखते हैं, जैसे पठति पठता पठंती, ये लगता है जो है प्रथमा का बहुवचन है, लेकिन ये कहाँ का होता है मित्रों, ये प्रथमा का एक वचन होता है, प्रथम पुरुष का एक वचन होता है, न कि ये जो है कहाँ का है, बहुवचनांत है। बहुवचनांत इसका क्या होता है, एक घ्नंति होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे रूप हैं जो लगता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है। तो ये रूप अक्सर आपके टेट में पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, लोग बता नहीं पाते हैं, अथवा अनभ्यासे विषम विद्या, ये कहते हैं जब अभ्यास लोगों का छूट जाता है तो भी गलतियां होने का चांस होती है मित्रों। इसलिए यहाँ से ऐसे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। तो इसलिए हमें आपको इनको जानना ही है, इनको पढ़ना ही है। अब बिना पढ़े कोई व्यक्ति ये सोचे कि हम सब कुछ जानते हैं, चलिए हम बढ़िया से कर ले जाएंगे, तो ये असंभव है मित्र। क्यों? क्योंकि ये सब रूप परंपरा से हट करके हैं, और इन रूपों को हमें आपको पढ़ना ही है, इन रूपों को हमें आपको समझना ही है। यदि आप बढ़िया से पढ़ते समझते हैं तभी आप बढ़िया से नंबर प्राप्त करते हैं। इसके बाद जैसे दा धातु की बात मैंने आपसे की, देखिए दा धातु जो हम लोग पढ़ते हैं इसका रूप देखते हैं, तो इसका रूप लट आकार में चलता है ददाति दत्तः, ददाति दत्तः ददति। देखिए ददासी दत्तः दत्त, ददामि दद्वः दद्मः। तो ये देखिए ददाति दत्तः ददति होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रथमा प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है, ददाति बनता है। अब प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है, ददति बनता है। यदि आप नहीं जान रहे हैं तो आप कहेंगे पठत पठता पठन की तरह ददाति दत्तः ददंती बोल देंगे कि ददंती ये प्रथमा के बहुवचन में होता है, और रूप आपका गलत हो जाएगा। प्रथमा के बहुवचन में क्या बनता है, ये ददति बनता है। तो ऐसे ऐसे रूपों को मित्रों हमें आपको ये लकारगत जब अध्ययन करते हैं हमें आपको संभल करके ये प्रश्नों का जवाब देना होता है, अर्थात रूपों को पढ़ना होता है। रूप को कभी भी जल्दीबाजी में नहीं तैयार करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि लकार के साथ साथ जब है, क्योंकि प्रश्न उठाए हैं तो ये भी जाने, जो संज्ञा विचार में प्रश्न मैंने आपसे अभी भी पीछे किया, संज्ञा विचार में जो प्रश्न होते हैं जानते हैं, खास करके संज्ञा विचार में जो प्रश्न उठता है ये कहते हैं संबोधन संज्ञा विचार। संज्ञा विचार का जो प्रश्न आता है जानते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा संज्ञा विचार के जो प्रश्न होते हैं, ये संबोधन का जो एक वचनांत होता है, ये कहने के लिए संबोधन है, ये है प्रथमा का ही रूप होता है, लेकिन संबोधन के एक वचन में क्या होता है, ये परिवर्तन भी दिखाई देता है। इसलिए जैसे नदी का रूप देखते हैं तो प्रथमा के एक वचन में नदी होता है, और संबोधन के एक वचन में क्या हो जाता है, हे नदी हो जाता है। यदि बालक का रूप देखते हैं तो प्रथमा के एक वचन में है बालका होता है, विसर्ग होता है, लेकिन संबोधन के एक वचन में हे बालक होता है, वहाँ विसर्ग नहीं होता है। पिता का रूप देखते हैं तो पिता का एक वचनांत देखते हैं तो पिता बनता है, लेकिन संबोधन के एक वचन में देखते हैं तो हे पिता बनता है। इसी तरह माता का देखते हैं मातृ ऋकार अंत, तो माता एक वचनांत में क्या दिखता है, माता दिखता है, लेकिन संबोधन के एक वचन में क्या दिखता है, हे माता दिखता है। तो ऐसे मित्रों क्या होते हैं, ये जो परिवर्तित रूप हमें आपको संज्ञा विचार में भी दिखाई देते हैं। ये कहते हैं प्रथमा के एक वचन में और संबोधन के एक वचन में। कहने के लिए संबोधन जो होता है प्रथमा का ही रूप होता है, लेकिन संबोधन के एक वचन में जो परिवर्तन दिखाई देता है, तो ये संज्ञा विचार में भी हमें आपको ये ठमक ठमक करके रुक करके जहाँ परिवर्तित बातें होती हैं उसे हमें आपको लेकर के दे करके पढ़ करके ही चलना होता है। जानते हैं टेट में ऐसे ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जो आपको लगता है कि मैं तो इसको बहुत
बहुत सहज मन से जानता हूँ, लेकिन फिर भी हमसे आपसे क्या होता है, ये गलत हो जाता है, गलतियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए मित्रों हमें आपको इन सब बातों को बढ़िया से जो है पढ़ते पढ़ाते हुए चलना है। इसके बाद प्रश्न आता है मित्रों, जब कहते हैं, हाँ, अब प्रश्न ये उठता है कि समास के जो प्रश्न होते हैं, देखिए समास के प्रश्न जब उठाए जाते हैं तो समास के बारे में 8वां बिंदु समास की बात होती है। अब समास जो होते हैं मित्रों, हिंदी का भी बुकलेट आप सॉल्व करेंगे और संस्कृत का भी बुकलेट आप सॉल्व करेंगे तो समास क्या होता है, समास कितने प्रकार का होता है, तथा समास में कैसे कैसे प्रश्न कहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए समास में सर्वप्रथम केवल समास कैसे बना है, इसमें सम उपसर्ग है और कहते हैं असुक्षेपणी धातु है। कौन सी धातु है, असुक्षेपणी धातु है, और कहते हैं मित्रों घाय प्रत्यय है। असुक्षेपणी धातु और घाय प्रत्यय के योग से क्या बनता है, समासा शब्द बनता है। देखिए सम असुक्षेपणे और घाय के योग से क्या बनता है, समासा बनता है। ये असुक्षेपण का मीनिंग क्या होता है, ये सम उपसर्ग जो होता है ये भली भांति अर्थ को देता है, और असुक्षेपणी धातु जो होती है ये फेंकने के अर्थ में होती है। मित्रों कहते हैं जैसे ये कहते हैं क्षेपण का मीनिंग क्या होता है, फेंकना। क्या फेंकना, कहते हैं दो पदों में लगी हुई विभक्तियों को जो हम लोग क्या करते हैं, क्षेपण करते हैं, फेंकते हैं। अब फेंकने का अंतर क्या करते हैं, दोनों पदों को इकट्ठा करके सम्मिलित करके है जोड़ करके बना लेते हैं, वही ये क्या कहलाता है, समास। जैसे समास की परिभाषा जब हम देखते हैं, कहते हैं समसनम इति समासः, अर्थात कम से कम स्थलों में ज़्यादा से ज़्यादा पदों को समावेशित कर देना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। और कहते हैं संक्षेपीकरणम तु समासः, अर्थात संक्षेप में अभिव्यक्त करने के कारण लंबे से लंबे पदों को, लंबे से लंबे वाक्यों को जो है संक्षेप में प्रकट कर देने के कारण ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। इसके बाद कहते हैं अनेक पदानाम एक पदी भवनम तु समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पदों में हो जाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। तो ऐसे मित्रों समास की ये परिभाषा होती है, तथा समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संस्कृत में समास जो होते हैं ये कहा जाता है, समास मुख्यतः जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव होता है, तत्पुरुष होता है, द्वंद्व होता है और बहुव्रीहि होता है। लेकिन लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की बात करते हैं तो लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी में समास 5 प्रकार के होते हैं। वहाँ केवल समास को जोड़ लिया जाता है, बता दिया जाता है। वहाँ पर कहते हैं समासः पंचधा, ये समास 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, हमें आपको क्योंकि टेट और सी टेट और सुपर टेट में क्या लगाना है, यहाँ समास 6 प्रकार के बताए जाते हैं। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में 6 को ही हाईलाइट किया गया होता है, तो हमें आपको भी 6 ही लगाना होता है। कहते हैं कौन कौन से 6 हैं, तो अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, और कहते हैं ये आपके कौन हैं, ये कहते हैं कर्मधारय और द्विगु समास। कर्मधारय और द्विगु को जोड़ करके कितने प्रकार बताए जाते हैं, ये 6 प्रकार के यहाँ केवल समास नहीं बताया गया है। तो ऐसे हमें आपको एनसीईआरटी बुक को मानक मानते हुए 6 लगा देना होता है। ये अपने आप जानते हैं हिंदी में तो बहुत क्लियर कट होता है, लेकिन संस्कृत में बड़ा विवादित होता है। यदि आप टीजीटी पीजीटी सॉल्व करते हैं तो टीजीटी में क्योंकि बाबूराम सक्सेना की किताब मानक है, वहाँ पर 4 बताया गया है, और सिद्धांत कौमुदी में भी ये जो है कहते हैं किसका, ये सिद्धांत कौमुदी वह कहते हैं भट्टोजी दीक्षित की जो किताब है सिद्धांत कौमुदी, उसमें भी 4 ही बताया गया है। लेकिन यदि आप प्रवक्ता का एग्जाम देते हैं तब वहाँ पर समास 5 प्रकार के बताए जाते हैं, क्योंकि समासा पंचधा बताया गया है। ये कहते हैं अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और केवल समास 5 प्रकार का बताया जाता है। लेकिन हमें आपको जब प्रश्न उठे एनसीईआरटी बुक में कितने समास बताए गए हैं, तो एनसीईआरटी बुक में 6 बताया गया है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय और द्विगु समास। तो हमें आपको क्या टिक करना है, ये 6 की ही बातों को हाईलाइट करनी होती है। और इन 6 में हमें आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसा नहीं कि आपसे जो है ये लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह और समास की सिद्धिगत प्रक्रिया आपसे पूछी जाती है कि कोई भी सामासिक पद हो उसको चलिए ऊपर से नीचे तक सिद्ध करके बताइए इसमें कौन सा समास है। ऐसा नहीं, ये समस्त पद से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिदिनम में कौन सा समास है, पीताम्बर में कौन सा समास है, युगालिख्यम में कौन सा समास है, पाणिपादम में कौन सा समास है, पितरों में कौन सा समास है, माता पितरों में कौन सा समास है। ये कहते हैं
ये है भूतेभ्यो भूत बलि में कौन सा समास है, युपायदारू में कौन सा समास है। तो ऐसे हमसे आपसे जो प्रश्न उठते हैं ये सामासिक पद से हमसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें आपको सामासिक पदों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। जानने के लिए तो आप लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह भी संक्षेप में जानते रहें, अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा जानना ये अच्छी बात होती है, बुरी बात नहीं होती है। अधिकस अधिकम फलम। लेकिन जो परीक्षाओं में है, टेट सुपर टेट में प्रश्न उठता है, ये लौकिक और अलौकिक विग्रह से नहीं पूछा जाता है। जब भी पूछा जाता है समस्त पद से प्रश्न पूछा जाता है कि ये अव्ययीभाव समास की परिभाषा क्या होती है, अव्ययीभाव समास कितने अर्थों में होता है, कब कब किस किस कंडीशन में अव्ययीभाव समास होता है, किस किस कंडीशन में तत्पुरुष समास होता है, किस किस कंडीशन में जो है ये द्वंद्व समास होता है, और किस किस कंडीशन में ये बहुब्रीहि समास होते हैं। तो ये सारे है कहते हैं समासों की अपनी परिभाषा, लौकिक अलौकिक विग्रह, ये स्वपद विग्रह और असपद विग्रह क्या होते हैं, ये सारी जानकारियां हमें आपको समास प्रकरण में जाननी होती है, समझनी होती है। और इसके बाद जब हम लोग समास प्रकरण का अध्ययन कर लेते हैं तब 9वां पॉइंट जो होता है मित्रों, ये कहा जाता है, ये वाक्य दे करके इसमें से शुद्धि और अशुद्धि के भी प्रश्न किए जाते हैं। 9वां पॉइंट आपका होता है शुद्धि और अशुद्धि। शुद्ध और अशुद्ध कहते हैं कोई ऐसे शब्द विशेष अथवा वाक्य विशेष आपसे पूछा जाता है कि ये वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। देखिए शुद्धि अशुद्धि में जो प्रश्न होते हैं मित्रों, ये खास करके कारक के जो बिंदु विशेष होते हैं उसको जो है इंक्लूड करके जोड़ करके पूछा जाता है। अशुद्धि अशुद्धि में कारक को ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसी शुद्धि अशुद्धि में आपसे जो है ये 10वां पॉइंट जो है चर्चा किया जाता है वाच्य प्रकरण से भी, वाच्य प्रकरण अथवा वाच्य विचार से भी प्रश्न उठते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अनुवाद करते हैं तो ये पूछता है ये अनुवाद है सही है अथवा गलत है, वह जाता है वह खाता है वह पीता था, कोई भी अनुवाद देकर के पूछता है ये अनुवाद शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। तो शुद्धि अशुद्धि के तहत ये वाच्य प्रकरण से भी प्रश्न पूछा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वाच्य के प्रकार अथवा वाच्य प्रकरण क्या होता है। देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कहते हैं जो कर्ता का अनुसरण करता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और जो कर्म का अनुसरण करता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, और जो क्रियागत है भाव होता है अथवा क्रिया का अनुसरण करता है उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। तो ऐसे वाच्य से भी हमें आपको शुद्धि और अशुद्धि में इंक्लूड करके जोड़ करके क्या होते हैं प्रश्न पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जाने जाते हैं। इसके बाद वाच्य के साथ साथ मित्रों इसके बाद प्रश्न आता है संख्या, गिनती से भी प्रश्न हमारे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए 11वां पॉइंट है, कहते हैं संख्या से प्रश्न पूछा जाता है। अब संख्या जो होता है मित्रों, संख्या कहते हैं पूर्णी संख्या भी होती है और नॉर्मली संख्याएं 1 से 100 तक की जो संख्याएं होती हैं यहाँ से प्रश्न हमसे आपसे जरूर पूछा जाएगा। अब खास करके संख्याओं में भी कुछ ऐसी संख्याएं हैं जैसे 18 हो गया, 28 हो गया और 38 हो गया, यहाँ अष्टा शब्दावली यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, तो यहाँ से जरूर प्रश्न उठता है। और मित्रों 80 से लेकर के 90 तक की जो संख्याएं होती हैं, क्यों यहाँ की संख्याएं बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो होता है संधि कार्य किए गए होते हैं, तो संधिगत जो बातें होती हैं उससे भी प्रश्न पुटअप किया जाता है। तो इसलिए मित्रों संख्या से भी प्रश्न, जैसे अगली बार 96 को पूछा गया था कि 96 को संस्कृत में क्या कहते हैं, और इसके पहले जो है 40 पूछा गया था कि 40 को संस्कृत में क्या कहते हैं। और खास करके ये कहते हैं 59, 69 और 79 कौन सी संख्या बड़ी है तथा कौन सी संख्या छोटी है, ये है संस्कृत में ये अक्सर पूछा जाता है। और 1000 को क्या कहते हैं, 100 को क्या कहते हैं, 10,000 को क्या कहते हैं, लाख को क्या कहते हैं, 10 लाख को क्या कहते हैं, करोड़ को क्या कहते हैं, ये भी संख्या से भी प्रश्न हमसे आपसे पूछा जाता है। ये संख्या जो होती है, एक की संख्या किस वचन में चलती है, एक वचन में चलती है, दो वचन में चलती है, बहुवचन में चलती है। तो देखिए एक की जो संख्या होती है ये तीनों लिंगों में होता है लेकिन एक वचनांत होता है। 2 की संख्या जो होती है ये 2 वचन में चलता है मित्रों और तीनों लिंगों में चलता है। और 3 की संख्या जो होती है, 4 की संख्या होती है, ये सब क्या होते हैं, ये 3 और 4 की संख्याएं ये बहुवचनांत होती हैं और कहते हैं तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। तो ये सारी बातें हमें आपको संख्या में भी जाननी होती है। अब 5 से लेकर के कहते हैं 18 तक की जो संख्याएं होती हैं ये क्या होते हैं, सब बहुवचनांत होते हैं, ये एक वचनांत नहीं होते हैं। और कहते हैं 19 से लेकर के 99 तक की संख्याएं क्या होती हैं, ये एक वचनांत और स्त्रीलिंगत बातें होती हैं, नपुंसकलिंगत बातें होती है, संपन्न होती हैं। तो संख्याओं से भी हमसे आपसे प्रश्न पुटअप किए जाते हैं। इसके बाद मित्रों अगला जो पॉइंट आता है, कहते हैं
ये है विशेषण और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य से भी बातें, विशेषण है और कहते हैं विशेष्य। देखिए विशेषण विशेष्य ये कैसे पहचानते हैं? विशेषण विशेष हमसे आपसे ये वाक्य देकर के पूछा जाता है कि इसमें विशेष पद क्या है और विशेषण पद क्या है। ये भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी शुद्धि अशुद्धि के अंतर्गत ही रखा जाता है। उसमें हमें आपसे विशेष और विशेषण पद खोजवाया जाता है। जो गुण धर्म आदि ही गत बातें होती हैं विशेषण होती हैं, और जो संज्ञागत बातें होती हैं वो क्या होती हैं? विशेष होती हैं। तो विशेषण और विशेष से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद कहते हैं, अब जब प्रश्न आते हैं इसके बाद में तो 13वें बिंदु विशेष पर कहते हैं ये पशु पक्षियों के नाम, कहते हैं वृक्षों के नाम, गृह उपयोगी वस्तुओं के नाम, गृह उपयोगी वस्तुओं के नाम, वस्तुओं ने, गृह उपयोगी वस्तुओं ने, तो गृह उपयोगी वस्तुओं के नाम पूछे जाते हैं। अर्थात जो दैनंदिनगत है जो आप प्रयोग करते हैं इसके भी नाम पूछे जाते हैं, और वृक्षों के भी नाम पूछे जाते हैं। ये कहते हैं ये फला वृक्ष है, ये फला वृक्ष है, और कहते हैं मसालों के नाम हो गया, जानवरों के नाम हो गया, फलों का नाम हो गया, सब्जियों का नाम हो गया। अर्थात घर में जो प्रयोग करने वाली सारी वस्तुएं होती हैं इसका भी हमें आपको जानना होता है। और प्रश्न ये उठता है शरीर के अंगों का नाम, ये शरीर को क्या है, इस अंग को क्या कहते हैं, इस अंग को क्या कहते हैं, इस अंग को क्या कहते हैं, इस अंग को क्या करते हैं। अर्थात संपूर्ण शरीर में पार्ट विशेष के नाम को भी हमें आपको जानना होगा, समझना होगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इतना जानने के बाद अब देखिए कुछ व्यवहारिक बातें हमसे आपसे ये पूछ लिया जाता है। जैसे अब हम आप पूरा सेंटेंस समझ लिए, पूरा व्याकरण अर्थात कहाँ कहाँ से किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। संधि हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, प्रत्यय हो गया, वाच्य हो गया, अनुवाद हो गया, विशेषण विशेष हो गया, वर्ण विचार हो गया, संज्ञा विचार हो गया। तो ये टोटल ओवरऑल आपका ये क्या था, ये सिलेबस था। और यहाँ से प्रश्न है लिंग विचार हो गया और लकार हो गया। ये सारे प्रश्न आपके हैं टेट रूपी, सुपर टेट रूपी सिलेबस में रखे गए हैं। अब इतना जानने के बाद कुछ व्यवहारिक है, ये जो सुक्तियाँ होती हैं, ये सुभाषित जो होते हैं मित्रों, सुभाषित कहते हैं, सुभाषित से भी प्रश्न है अथवा सुक्ति कह लीजिए, सुक्ति से भी प्रश्न आते हैं। और इस सुभाषित और सुक्ति के साथ साथ ये रचनाएं, कहते हैं ये रचना किसकी है, रचनाएं आदि भी पूछी जाती हैं। साहित्यगत प्रश्न कि ये है कादम्बरी कथाओं की किसकी रचना है, ये आपके टेट में अगली बार आया हुआ था। तो ऐसे कालिदास की ये रचनाएं कौन कौन सी हैं, बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी हैं, आनंदवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये है धनंजय की कौन सी रचना है, और कहते हैं शूद्रक की कौन सी रचना है। तो भास जी की है, ये जो 13 नाटक मार्केट में है अथवा समाज में दिखाई देती है, तो ओवरऑल नाटक है कि महाकाव्य है कि ग्रंथ है कि संग्रंथन है, ये सारी जानकारियां हमें आपको सुक्ति और सुभाषित के अंतर्गत भी जानी होती है। नाटक हो, ये किताब नाटक है तो नाटक में कितने अंक होते हैं, प्रकरण में कितने अंक होते हैं, भाण में कितने अंक होते हैं, अर्थात पूरा नाट्यगत बातें हैं। ये कहते हैं काव्य हो जाए, चाहे महाकाव्य हो जाए, चाहे खंड काव्य हो जाए, चाहे गीत काव्य हो जाए, ये ऑल और साहित्यगत बातें भी क्या होती हैं, हमसे आपसे पूछी जाती हैं। साहित्यगत बातों से प्रश्न कम किया जाता है, लेकिन व्याकरण के प्रश्न जो होते हैं ये विस्तृत तरीके से टेट में, सुपर टेट में पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका मित्रों पूरा ओवरऑल सिलेबस। तो अब हम लोग जो है स्व वीडियो में हम लोग मिलेंगे और पुनः एक एक टॉपिक पर हम लोग चर्चा करते हुए संस्कृत में हैं चलेंगे, कहाँ कहाँ से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अथवा किस किस तरह के प्रश्न हमारे आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे गए प्रश्न और आगामी पूछे जाएंगे। इन दोनों प्रश्नों को हम लोग कहते हैं साथ साथ में लेकर के चलेंगे और इसके साथ समझ रहे हैं आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में भी कुछ ऐसे प्रश्न अभ्यासगत भी कराएंगे जिससे आपकी गति बनती रहे और प्रकरण वाइज भी बातें आपसे करते जाएंगे, बिंदु को पढ़ाते हुए और उस पर उस टॉपिक पे कितने अधिक से अधिक प्रश्न बन सकते हैं अथवा कितने अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इन दोनों बातों को इसमें जोड़ करके मैं आपको पढ़ाते बताते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, इसी बिंदु विशेष के साथ ठीक है इसको इसी पर रोक देते हैं। ठीक है मित्रों, नमस्कार है, बाय बाय, शुभ दिन अहम मिलाम चित। ठीक मित्रों, नमस्कार है।